सो हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जो है इसके हम लोग क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ऑल दीज आर फ्रॉम PYQ नीट के हैं, प्रीवियस क्वेश्चन नीट के। ठीक है। सो अच्छा, अब ये क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारा मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। मतलब अभी इट इज़ बेटर कि जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उसका हम लोग थोड़ा टाइम सेव करें। ठीक है। टाइम सेव इस तरह से करें कि मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ चीज़ मिस आउट कर दें। ठीक है। बट इधर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कॉन्सेप्ट बेस्ड, सो दैट कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा है। ठीक है। तो बेसिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर हमारे पास पोजीशन है तो यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है। ये वाई कैप हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। अब ऑप्शन को अगर देखें तो देखो, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और पोजीशन का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा। एक क्वांटिटी निगेटिव में है, दूसरा क्वांटिटी पॉजिटिव में है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला चीज़ अगर देखें तो देखिए, एक्सेलरेशन और यहाँ पे ये पोजीशन है, बीच में नेगेटिव साइन है, मतलब कि एक्सेलरेशन पोजीशन के उल्टे डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो जो आर वेक्टर है वो तो, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन आर वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए तो ये माइनस साइन आ रहा है। ठीक है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, देखो नीट में जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग और भी वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए हैं, मेन स्ट्रेटेजी क्या है कि देखिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता है, बट आपको मतलब ना प्रॉपरली सोचना है और जो कैलकुलेशन करना है उसमें कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. ठीक है। तो एक ड्रॉप है, रेन ड्रॉप। ठीक है। इसका मास है 1 ग्राम। ठीक है। ये हो गया ग्राउंड। ये जो हाइट है, ये हाइट है 10.3 मीटर। ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे उसका स्पीड जो हो रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इनिशियल स्पीड तो जीरो लेंगे। ठीक है। जी, टेक जी इज कांस्टेंट एंड जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स पूछा है। ठीक है। अब देखिए, जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, जब ड्रॉप जो है वो जो ड्रॉप जब नीचे आ रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है। और रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, एफ आर। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो होगा वो निगेटिव होगा। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निगेटिव होगा। ठीक है। तो निगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पूछा है ग्रेविटेशन फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, तो ये जो ऑप्शन बी है ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब बी, ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है। अच्छा, अब देखो वेलोसिटी इतना 10.3 मीटर पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए था? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, इतना होना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू g इज 10 इंटू हाइट इज 10.3, 10.3। ठीक है। सो दिस इज 10 पावर 4, मतलब 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड होना चाहिए ग्राउंड में, मगर है कितना स्पीड? 50 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स उतना, मतलब उतना एनर्जी लॉस किया है। ठीक है। सो इसका मतलब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना होना चाहिए? हाफ मास, मास कितना है? 1 ग्राम, मतलब 10 पावर -3 इंटू कितना होना चाहिए था। ठीक है। मतलब अगर वो विदाउट रेजिस्टिव फोर्स नीचे आता तो उसका एनर्जी एनर्जी कितना होता? हाफ इंटू मास इंटू ये वाला स्पीड होता ना। सो 100, 10 स्क्वायर 100 लिख लिया, √2 स्क्वायर। ठीक है। बट वो पहुंच कितने एनर्जी से रहा है? वो पहुंच रहा है हाफ इंटू 10 पावर -3 इंटू 50 स्क्वायर। तो यही उसका वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स होगा। ठीक है। सो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, सो ये आपका नियर अबाउट 8.75 जूल आता है, 8.75 जूल। ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने बोला ना वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। ये तो खैर कैलकुलेशन है, मैंने डिफरेंस निकाला है। ठीक है। तो मतलब ये जो आंसर होगा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स शुड बी नेगेटिव क्वांटिटी, सो -8.75 जूल। ठीक है। तो -8.75 जूल मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, ये -8.75। दिस इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बट अब ये भी देख ही लेते हैं। ठीक है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू mgh, दैट इज इक्वल टू mgh। सो मास इज 10 पावर -3 kg into g is 10 into height is 10.3, so work done by gravitation force is 10 जूल। ठीक है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें, देखिए वो मैंने इसलिए नहीं किया ना क्योंकि अब हाँ एक चीज़ है, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ये थोड़ा और भी ज़्यादा इजी होता है इनफैक्ट, कि अगर 10 जूल हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया, सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन कर लिया, तो हमको ये पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 जूल कौन सा है, पहले तो हमको ये पता चल गया कि मतलब ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। मतलब ए इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा, मतलब क्योंकि निगेटिव होना चाहिए वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो ये तीनों निगेटिव है। बट 10 जूल सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इसका हम लोग उस हिसाब से भी हम लोग बिना कैलकुलेशन के, ये वाला पार्ट कैलकुलेशन नहीं करके भी हम लोग निकालते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमको सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज करें, टाइम कैसे सेव करें। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म फोर्स 3I कैप plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence, the particle is displaced from position 2I cap plus k cap meter to position eta. Work done by the force. ठीक है। तो देखो यहाँ पे मास का तो कोई मतलब है बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो दैट इज 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस k कैप माइनस ट्वाइस I कैप माइनस k कैप। सो एस इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया ट्वाइस आई कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप, और फोर्स है आपका ये 3I कैप प्लस J कैप। तो एफ डॉट एस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सो 2 3 हो गया 6 प्लस 3 हो गया। ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 9 जूल, 9 जूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments. ठीक है। तो पहले ये रेस्ट में था,
फिर ब्रेक हुआ है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कोई चीज रेस्ट में है फिर फूट गया, ठीक है, तो वैसे केस में हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास m each move along mutually perpendicular direction with speed v each, मतलब एक फ्रैगमेंट इधर गया, उसका मास m, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम इधर mv हो गया, इधर भी जो है वो उसका भी मोमेंटम mv हो गया। तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टिकल है वो तो इधर जाएगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये जो थर्ड पार्टिकल है उस रिजल्टेंट के ऑपोजिट में डायरेक्शन जाएगा, तभी तो आपका टोटल मोमेंटम जीरो होगा, फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था। अच्छा, टोटल मास 5m है, तो इसका मास जो ये है, एक मास है m, ये मास है m, तो इसका मतलब इधर जो क्या है उसका मास 3m, उसका मास 3m। उसका वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है, उसका वेलोसिटी हमको अभी नहीं मालूम है, ठीक है। तो अभी हमको उसका वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पूछा क्या है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लेते हैं vx, ठीक है, इस वेलोसिटी को ले लेते हैं vx, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो जो इन दोनों का मोमेंटम होगा वो आपका हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट, सो दैट इज 3m इंटू वी एक्स, ठीक है। सो 9m स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। सो एम स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सो वी एक्स इज इक्वल टू हो गया √2 टाइम्स v बाई 3, √2 टाइम्स v बाई 3। सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस बोला है, टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब पूछा है। सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया यहाँ पे, दिस इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो ये वाला पार्टिकल उसका एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, प्लस ये जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास 3m है, उसका वेलोसिटी √2v/3, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। सो दिस ये तो टू टू कैंसिल हो गया, तो ये एम वी स्क्वायर हो गया प्लस 3m/2 इंटू 2v² बाई 9, ठीक है। सो टू टू कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, सो mv²/3, ठीक है, mv²/3। सो mv² प्लस mv²/3, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 4mv²/3, 4mv²/3, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द kinetic energy of a body is increased by 300%, then percentage change in the momentum will be, परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है। अब देखो, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर के माने, ठीक है, तो इंक्रीज बाय 300% पूछा है, ठीक है। मतलब देखिए, इंक्रीज टू 300% बोलने से मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज बाय 300% बोला है, मतलब क्या है, के प्लस 3k, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, के प्लस 3k, सो दैट इज इक्वल टू 4k, दैट इज इक्वल टू 4k, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, मतलब जो p है, p इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k, p इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k, मतलब p फाइनल बाय p इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल बाय k इनिशियल स्क्वायर रूट, सो दैट इज इक्वल टू 2, मतलब p फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम्स p इनिशियल, 2 टाइम्स p इनिशियल, ठीक है। मतलब फाइनल मोमेंटम इज डबल द इनिशियल मोमेंटम, तो इसका मतलब जो परसेंटेज
चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 100%। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी 100%, क्योंकि पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई पी आई इंटू 100, यही तो होगा ना। सो मतलब पी एफ क्या है? 2 पी आई, सो 2 पी आई माइनस पी आई बाई पी आई इंटू 100। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 100%। दैट इज इक्वल टू 100%। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, सो इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ से 45 डिग्री पे, सो स्पीड यू है, तो ये ऐसे गया। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट में उसका स्पीड क्या हो जाएगा? यू कॉस 45 डिग्री, यू कॉस 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इस इनिशियल स्टेट में यहाँ पे जब प्रोजेक्ट किया था विद स्पीड यू, तो जो काइनेटिक एनर्जी था वो के बोला है, तो के इज इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच इज इक्वल टू हाफ एम यू कॉस 45 डिग्री उसका स्क्वायर। करेक्ट। सो दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस 45 डिग्री मतलब क्या होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर मतलब 1/2। ठीक है, अब हाफ एम यू स्क्वायर क्या है? ये तो के है, तो इसका मतलब के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? k/2। मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो, मतलब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी के है, तो इस साइड में जाके काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज k/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10y लिखा है ना, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव ए पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 मीटर कितना होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीट 2019 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने एक चीज, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और अगर आपने मतलब नीट के लिए अलग से प्रिपरेशन किया हुआ है, तो आपको पता होगा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब वो इतना घबराने का जरूरत नहीं है। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू एफ डी वाई। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी वाई, मतलब और वाई इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज W is equal to 20 plus 10y dy 0 to 1, so that is equal to 20y plus 10y square by 2, limit is from 0 to 1। ठीक है, so W is equal to 20y plus 5y square, limit 0 to 1, so W is equal to 20 plus 5, so that is equal to 25 जूल। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ए पार्टिकल, ए फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी एज शोन, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। अब देखो ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो वर्क डन जो होगा वो इस पार्ट का एरिया होगा, ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट, ये टोटल एरिया मतलब निकालना पड़ेगा अलग अलग से, अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग पार्ट का अलग से एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट का अगर एरिया देखोगे, तो वो 3 से 7, 3 से 7 हो गया 4, और ये हाइट हो गया 2, सो 2 into 4 होगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट का अगर एरिया देखोगे तो ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस, 7 से 12 मतलब 5, और आपका ये हाइट तो 2 हो गया इंटू 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो इधर हो गया 5, और इधर हो गया आपका 8,
तो 8 + 5 टोटल कितना हो जाएगा 13। तो 13 जूल इज द आंसर। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ है और वर्क डन निकालना है तो हमेशा उसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meter given by ये s equal to half 1/3 t² t सेकेंड में वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे भी हमको वर्क डन निकालना है। ठीक है, हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं, डिफ्रेंशिएट करके। तो मतलब s इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/3 तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका ds/dt। वेलोसिटी हो जाएगा ds/dt, सो दैट इज 1/3 × 2t, सो दैट इज इक्वल टू 2t/3। ठीक है, फिर यहाँ से एक्सेलरेशन मतलब dv/dt, सो दैट इज इक्वल टू 2/3। 2/3 एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो फोर्स क्या है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया आपका, मास कितना दिया हुआ है 3 kg दिया हुआ है, सो 3 × 2/3। ठीक है, 3 × 2/3। ठीक है, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना सेकंड में निकालना है 2 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 देना पड़ेगा। सो इंटू डिस्प्लेसमेंट 1/3 × 2² मतलब 4। ठीक है, सो एक 3 तो यहाँ से उड़ गया, सो ये कितना हो जाएगा 2 4 8, 8/3 जूल, 8/3 जूल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential energy between two atoms in a molecule is given by, अब ये potential energy का इक्वेशन दिया है, u of x is equal to a/x⁻12 minus b/x⁻6। ये और b पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, x डिस्टेंस है। तो एटम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, कब होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के साथ कैसे रिलेटेड है, F इज इक्वल टू माइनस du/dx। ये कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी था, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में अगर है तो F इज इक्वल टू 0 होगा, F इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब U हो गया आपका ax−12 माइनस bx−6, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो du/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 ax−13, फिर माइनस -6 bx−7। ठीक है, सो दिस इज -12 ax−13 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उस साइड गया फिर माइनस हो गया, -6 bx−7। ठीक है, हम यही चीज मतलब हमने यह क्या किया, इसको जीरो कर दिया ना, फोर्स जीरो का इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आता है हमारे पास ट्वाइस a/b रेज़ टू पावर 1/6। x इज इक्वल टू ट्वाइस a/b रेज़ टू पावर 1/6, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F इज इक्वल टू माइनस du/dx। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के लिए F इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम के लिए F इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the minimum velocity with which a body of mass m enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? ठीक है, अब ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल का प्रॉब्लम है कि देखो, उसको वर्टिकल सर्कल अगर कंप्लीट करना है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट में उसका एक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, v मिनिमम। क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो गया तो वो तो यहाँ से टपक जाएगा, कंप्लीट करना है मतलब उसका कुछ वेलोसिटी तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज, यहाँ पे हम नीचे हमको उसको क्या वेलोसिटी देंगे कि वो ये कंप्लीट करे। ठीक है, उसको ये मतलब सर्कल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट में
फोर्स इधर ऐड कर रहे हैं mg, ठीक है, और जो रेडियल फोर्स है वो बाहर की तरफ ऐड करेगा, वो हो गया आपका एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय आर, ठीक है, रेडियस आर है, ठीक है। तो एम जी इज इक्वल टू हो गया आपका एम बी मिनिमम स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी मिनिमम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, मतलब ये स्पीड उसको हाईएस्ट पॉइंट में चाहिए, ठीक है, ये स्पीड उसको हाईएस्ट पॉइंट में चाहिए। तो नीचे हम लोग उसको कितना स्पीड देंगे, तो नीचे उसको स्पीड जो दे रहे हैं सपोज कर लो यू दे रहे हैं, ठीक है। तो नीचे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल तो जीरो होगा क्योंकि अगर हम लोग हाइट यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो पोटेंशियल जीरो होगा। तो अब हाईएस्ट पॉइंट जब पहुंच गया तो ये तो रेडियस ये आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, मतलब जो हाइट टोटल हाइट होगा वो ट्वाइस आर हो गया। तो पोटेंशियल ये हो जाएगा एम जी इंटू ट्वाइस आर, और फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर मतलब जी आर, ठीक है। सो एम तो सबसे उड़ा दिया, ठीक है। सो ये टू टू ज़ फोर, मतलब एम यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 5 mg r बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, वो m तो पहले ही उड़ चुका है। तो इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 gr, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 gr, मतलब 5 gr स्पीड, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 gr स्पीड होगा तब वो वर्टिकल लूप कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब ये मैंने तो सॉल्व करके दिखा दिया क्योंकि हम लोग थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट ये आपको याद होना चाहिए, मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्टिकल स्प्रिंग विद द फोर्स कांस्टेंट k इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, ठीक है। तो ये आपका टेबल हो गया और ये आपका स्प्रिंग हो गया, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट k है। ए बॉल ऑफ मास m एंड एट ए हाइट h, तो एक बॉल है, इसका मास m है, h हाइट से गिर रहा है, ठीक है। above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by d, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हो रहा है ना वो d हो रहा है, वो डी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मास है वो कितना हाइट गिर रहा है, कितना हाइट से गिर रहा है, एच हाइट यहाँ पे और फिर डी हाइट, मास तो यहाँ तक आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो मास जो है वो मूव कर रहा है थ्रू हाइट एच प्लस डी, ठीक है, ओके। अच्छा, तो जब वो यहाँ से यहाँ, अच्छा तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना काम किया, ग्रेविटेशन फोर्स ने काम किया एम जी एच प्लस डी, ठीक है। बट जब वो यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ डी डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, क्योंकि फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब स्प्रिंग फोर्स जो काम कर रहा है वो नेगेटिव वर्क डन करेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ डी, तो स्प्रिंग के लिए एनर्जी जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस हाफ के डी स्क्वायर। सो टोटल वर्क डन जो होगा वो ये होगा एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है। सो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो काम दो चीज हो रहा है, एक हो रहा है वर्क डन ऑन मास बाय ग्रेविटेशन फोर्स एंड वर्क डन ऑन मास बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्यों, मतलब हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 1 kg begins to move under the action of time dependent force F is equal to, अब ये फोर्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, 2t I cap plus 3t square j cap, where I cap and j cap are unit vectors along x axis and y axis. What power will be developed by the force at time t, पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब फोर्स दिया हुआ है, तो जो अब मास देखो, एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो आपका फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है। बट मास जो है यहाँ पे ना 1 kg है, मास जो है 1 kg है, मतलब इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यही तो चीज आएगा। तो मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, हमको देखो नीट में जब क्वेश्चन देते हैं ना, तो डायरेक्ट मतलब यार ज्यादा कुछ सोचने से अच्छा मैंने ये सोचो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे पावर निकालने के लिए पूछा है, तो पावर पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब फोर्स डॉट वी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर सिंबल आते हैं, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट को यूज करना है। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी भी आप सोच सकते हो, मगर डॉट प्रोडक्ट क्यों सोचना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है। दूसरा चीज देखो यहाँ पे क्या है कि पावर तो, दिस इज हाउ वी डिफाइन पावर। पावर इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स तो दिया हुआ है, वेलोसिटी कैसे निकलेगा? फोर्स से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा, ये एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका डीवी बाई डी टी हो गया। तो मतलब डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो ये जो डीवी है इसको हम लोग साइड में यहाँ पे लेके चले गए। सो डीवी इज इक्वल टू 2t आई कैप डी टी प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डी टी। ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा। ठीक है, तो जो वी हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3 जे कैप। ठीक है, सो 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। सो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। तो पावर चाहिए, तो पावर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो ये फोर्स है, तो 2t को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t क्यूब आएगा, 2t क्यूब आएगा। ठीक है, फिर 3t स्क्वायर को टी क्यूब के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 3t 5, 3t 5। ठीक है, 2t क्यूब प्लस 3t 5 मतलब कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watt। ठीक है, तो पावर कांस्टेंट है, पावर इज इक्वल टू k। ठीक है, ये द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में देखना, कंडीशन वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है। द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, पावर k है तो पावर कांस्टेंट है k, तो इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गया। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के डी टी हो गया। इसका मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू के टी हो गया। इसका मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू के टी, वर्क का निकल गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके वजह से तो पार्टिकल क्या मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस क्वांटिटी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जो वी होगा वो हो गया 2 k t/m, वी स्क्वायर रूट ऑफ 2 k t/m। ठीक है, हमको फोर्स निकालना है, वेलोसिटी पता चल गया, v इज इक्वल टू 2 k t/m। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt। ठीक है, सो 2k/m तो स्क्वायर रूट में रह गया, टी पावर हाफ मतलब हाफ टी पावर माइनस हाफ, हाफ टी पावर माइनस हाफ। ठीक है, सो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो फोर्स ऑन द पार्टिकल मतलब क्या निकालना है आपको, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया ये क्वांटिटी। ठीक है, सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका आता है एम के बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एम के बाई 2 सी पावर सी के सॉरी के पावर माइनस हाफ, के पावर माइनस हाफ। ठीक है, को माइनस हाफ, के पावर माइनस हाफ नहीं हुआ यार ये, एम के बाई, ये कैलकुलेशन करके ही देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया आपका ये, दिस इज ट्वाइस के, ट्वाइस के बाई एम इंटू 1/2 रूट टी।
टी पावर माइनस हाफ मतलब नीचे ले आएंगे, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन मतलब 2k/m स्क्वायर रूट इंटू 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी। ठीक है, अब m को अगर अंदर ले आएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो एक m तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे √2 है, नीचे 2 है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर, ये m को मैं रूट के अंदर लेके गया, 2k/m, ये हो गया। नीचे हो गया आपका √2 इंटू टी। तो एक तो 2 गायब कर दिया, एक m गायब कर दिया। ठीक है, सो मतलब क्या आएगा, m k/2, ये स्क्वायर रूट टी पावर माइनस हाफ, m k/2 टी पावर माइनस हाफ, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन का स्पीड आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, खाली देखिए यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, खाली स्टेप्स में आपको केयरफुल होना है। अब ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर तो निकलना ही है, गारंटेड। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u collides with another body b of mass twice m at rest। ठीक है, बॉडी ए, उसका मास है 4m, इट इज मूविंग विद स्पीड u। ठीक है, ये बॉडी ए है, और ये जो बॉडी है इसका मास है ट्वाइस m, ये रेस्ट में है। ठीक है, सो इसके साथ इसका कोलिजन हो रहा है। कोलिजन हेड ऑन है, इलास्टिक है, स्ट्रेट कोलिजन है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, बट कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मतलब ऑलमोस्ट, मतलब वेदर इट इज जेई, वेदर इट इज नीट, कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर टाइम मिले तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर देखेंगे, ठीक है, तो बिफोर कोलिजन तो सिर्फ ये मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है, ये बी तो मूव कर नहीं रहा है। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम हो जाएगा वो 4m × u हो गया। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, मतलब आफ्टर कोलिजन मतलब जो ए है वो मूव कर रहा है विद स्पीड v1, और बी मूव कर रहा है विद स्पीड v2। ठीक है, तो ए का तो मास 4m है, तो 4m × v1 प्लस ट्वाइस m × v2, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन बोला है, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होने वाला है। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होने वाला है। तो यहाँ पे मास m तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर तो ये 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आप v2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू 2u - v1। ठीक है, तो ये आपका पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप यूज करते हो, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, ए का होगा, तो वो तो हाफ 4m टाइम्स u स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद उनका एनर्जी कितना होगा, हाफ 4m × v1 स्क्वायर प्लस हाफ ट्वाइस m इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, v2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ 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 कैंसिल कर दिया, m m m कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आपका v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये v2 स्क्वायर है। ठीक है, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तो ये दो इक्वेशन है हमारा।
ठीक है। तो दो इक्वेशन से हम लोग सिंप्लीफाई करके, मतलब इसको डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं V2 मतलब बेसिकली सपोज दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप लोग करके देखिएगा, आपका u इज इक्वल टू आएगा 3v1 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। तो u और v1 के बीच में रिलेशन आ गया। आपको पूछा है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए। तो ए ने कितना एनर्जी लूज किया। ठीक है। तो उसका कोलिजन के पहले कितना एनर्जी था, हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर। कोलिजन के बाद का एनर्जी कितना हो गया, हाफ 4m इंटू v1 स्क्वायर। ठीक है। और इनिशियल एनर्जी हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर। ठीक है। u इक्वल टू 3v1 है, u इज इक्वल टू 3v1। सो आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ आएगा 8/9, 8/9। तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ वर्क एनर्जी पावर। ठीक है। सो बेसिकली मतलब इससे आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस, मतलब ये देखिए, एक तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ कि इस लेवल में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और कोशिश करना है कि दिन में मतलब मिनिमम, मतलब हर, वैसे तो आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब में एफर्ट लगाना ही है। और इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप फिजिक्स से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। ठीक है। बट फिजिक्स में आपको मिनिमम मतलब एक दिन में 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, 40 MCQ आपको प्रैक्टिस करना है मिनिमम। ठीक है। और फिजिक्स में मैं बोल रहा हूँ आपको कम करना है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली केमिस्ट्री में आपको 40 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने हैं, 60 to 70 क्वेश्चन करने हैं। और अराउंड 100 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी का डेली प्रैक्टिस करना है। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है।